Hello students, welcome to my channel, Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the significant figures, the scientific method of reporting a measurement, accuracy, precision, and errors in measurement, absolute, relative, and percentage errors, and the combination of errors. This topic is meant for class 11 students of CBSE, ISC, and different state boards. This topic will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Significant figures. मान लीजिए हमें एक ऑब्जेक्ट की लंबाई मीटर स्केल से नापनी है। हमें ये मालूम है मीटर स्केल में मेजर ग्रेजुएशन जो होते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में वी हैव देयर 10 सब डिवीजन। ठीक है, एक सब डिवीजन जो हुआ वो हो गया आपका 1 मिलीमीटर। क्यों हुआ 1 मिलीमीटर? 10 डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 डिवीजन इज 1/10 सेंटीमीटर। दिस इज 0.1 सेंटीमीटर और दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ओके, तो नापने हमारा तरीका क्या है? हम ऑब्जेक्ट के एक एंड को स्केल के 0 से कोइंसाइड कराते हैं, जैसा कि हमने आपको फिगर 1 में दिखाया है। ये जो पिंक कलर में है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक एंड को 0 से हमने कोइंसाइड कराया है और दूसरा एंड हम देख रहे हैं कि वो 10.4, ये आपका 10.4 है, ये 10.5 है। दूसरा एंड 10.4 और 10.5 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है वो 10.4 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर के बीच में ही है। ठीक है, ऐसे केस में हम आई एस्टिमेशन का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपने स्कूलों में पढ़ा है। क्या करते हैं? स्केल पर 1 मिलीमीटर डिवीजन जो है उसको मेंटली 10 इक्वल पार्ट से बांटते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि किस डिवीजन पर ऑब्जेक्ट का दूसरा एंड फॉल करता है। मान लीजिए मुझे लगता है कि जो फिफ्थ डिवीजन है उस पर हमारा ऑब्जेक्ट का दूसरा एंड कोइंसाइड करता है। तो ये 5 डिवीजन हुआ एक छोटे डिवीजन का पार्ट। ठीक है, 1 मिलीमीटर को हमने बांटा था 10 डिवीजन में, तो 10 डिवीजन हुआ गया आपका 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। इसलिए एक डिवीजन कितना होगा? ये होगा 0.1/10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारे हिसाब से फिफ्थ जो पार्ट था वहां ये कोइंसाइड करता है। तो 5 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? 5 डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। तो हमने देखा था कि स्केल से जो एग्जैक्ट रीडिंग आ रही थी वो 10.4 से ज्यादा है, मतलब 10.4 तो डेफिनेटली है। तो दिस इज 10.4 ऑफ सेंटीमीटर प्लस हमारा आई एस्टिमेशन है 0.05 सेंटीमीटर। तो दिस इज 10.45 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा व्यक्ति अगर देखेगा कि सेकंड एज कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, हो सकता है कि उसे लगे कि नहीं वो फिफ्थ डिवीजन पर नहीं बल्कि वो फोर्थ डिवीजन पर ही कोइंसाइड कर रहा है। किसी और को देखना होगा तो हो सकता है कि वो कहे कि ये न फोर्थ है न फिफ्थ है, दिस इज कोइंसाइडिंग ऑन दी सिक्स्थ डिवीजन। तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हमने ये माना है, हमें ये लगा है कि हमारा जो सेकंड एज है ऑब्जेक्ट का वो एक डिवीजन में जो फिफ्थ पार्ट है एक डिवीजन का उस पर कोइंसाइड कर रहा है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी 0.05 सेंटीमीटर और स्केल से हमने देखा था रीडिंग वो 10.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा था। तो अब इन दोनों रीडिंग को जो आई एस्टिमेशन है 0.05 सेंटीमीटर
को जोड़ देते हैं 10.4 सेंटीमीटर में, सो दिस गिव्स यू 10.45 सेंटीमीटर। तो इसमें 1 0 और 4, 1 0 और 4 ये तो डेफिनेट है, लेकिन 5 वाले में थोड़ा सा डाउट है। सो दिस इज नोन एज अ डाउटफुल डिजिट। क्यों डाउटफुल? कि हमें लग रहा है ये 5 होना चाहिए, दूसरे को लग रहा था कि ये 4 होना चाहिए, तीसरे को लग रहा है ये 6 होना चाहिए। सो दिस इज डाउटफुल। क्लियर? हमारे हिसाब से द रीडिंग इज 10.45 सेंटीमीटर। ओके, मान लिया कि हमने ये रीडिंग नोट किया है 10.45 सेंटीमीटर, और यही अब हमारे ऑब्जेक्ट की लंबाई हुई। इस रीडिंग में जो है डिजिट 1 0 एंड 4 आर प्रिसाइजली नोन, वो तो हमने नोट किया है स्केल से बिल्कुल। एक जो लास्ट डिजिट है 5, वो हमारा हाई एस्टिमेशन है। ठीक है, तो 5 जो अंत में है, दिस 5 इज ए डाउटफुल डिजिट। ये 5 जो लास्ट में है ये डाउटफुल डिजिट है। ये सारे डिजिट्स जो हैं उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एंड वी से दैट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसमें 3 तो हमारे एग्जैक्ट हैं 10.4104, ये तो बिल्कुल नापा हुआ है मीटर स्केल से। ये 5 जो है एस्टिमेशन से आया है। इन चारों डिजिट को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। सबसे लेफ्ट में जो नंबर है ये है हमारा डिजिट है, वो है 1, सो दिस इज दी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और सबसे राइट साइड में जो है 5, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। किसी भी मेजरमेंट में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, वो मेजरमेंट तुम्हारा उतना ही एक्यूरेट होगा। सो दिस मच इज क्लियर। किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ये तय करने के लिए वी हैव सर्टेन रूल्स। फर्स्ट नियम क्या है? ए चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम यूनिट बदल दें तो उसके बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई है 11.2 सेंटीमीटर। इसको हम अगर कन्वर्ट करें मिलीमीटर में तो इसको हम लिख सकते हैं 112 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन बोथ ऑफ देम इज 3। कौन कौन है? 1 1 एंड 2। तो चाहे आप सेंटीमीटर में नापिए चाहे आप मिलीमीटर में नापिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 3। This also shows that the position of decimal point in a measurement has no role in determining the number of significant figures. ये भी दिखा रहा है कि किसी भी मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट का क्या पोजीशन है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये तय करने में, ये डिसाइड करने में कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। सेकेंड रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एग्जाम्पल के लिए नंबर 123, नंबर 5419 एंड नंबर 11 हैव 3 4 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिस्पेक्टिवली। 123 में कितने डिजिट्स हैं? 3, 1 2 एंड 3। इन नंबर 5419 we have 4 digits, 5 4 1 and 9. In 11 we have 2 digits, 1 and 1. So all of them are significant figures. ठीक है? What is the third rule? All the zeros in a number occurring between two non-zero digits are significant figures. दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में कितने भी जीरो रहें, उनकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर में होती है। ठीक है, जैसे देखिए नंबर है 509, नंबर है 401, नंबर है 302। ये तीनों नंबर्स में कितने डिजिट्स हैं? 3। और तीनों नंबर में एक जीरो है जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। जैसे फर्स्ट केस में देखिए 5 और 9 ये नॉन जीरो डिजिट हैं, बीच में एक जीरो है। 401 में देखिए 4 और 1 नॉन जीरो डिजिट हैं, बीच में जीरो है। 302 3 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, बीच में आपका जीरो है। तो
इन तीनों में ही 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। क्यों? क्योंकि ऑल द जीरोस occurring between two non-zero digits are significant figures। ठीक है? कितने भी जीरो हो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काउंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल जीरोस to the right of a decimal point and to the left of non-zero digits are non-significant। ठीक है? नॉन जीरो डिजिट के पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जीरोज हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसलिए नंबर जो हमारा है, मान लीजिए 0.02, तो डेसिमल के बाद एक जीरो है, बाद में दो है। ठीक है? तो नॉन जीरो डिजिट्स है यहाँ पर 2, और डेसिमल के बाद एक ही जीरो है, तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो 0.02 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और वो है 2। सेकंड देखिए, 0.063, डेसिमल के बाद एक जीरो है, उसके बाद है नॉन जीरो डिजिट्स 6 और 3। इसमें एक जीरो है नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में, सो इट हैज सिंपली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 एंड 3। थर्ड में देखिए, डेसिमल के बाद डबल जीरो हैं, उसके बाद 932 हैं, ये जो हैं ये हैं आपके नॉन जीरो डिजिट्स। तो नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में दो जीरो हैं, तो इनकी काउंटिंग, इन जीरो की काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं होगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में? 932, तीन है, तो दिस इज 3। ठीक है? तो डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज हैं उनकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती है। इस नियम के हिसाब से 0.02, 0.063, 0.00932 में रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, all zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant। All zeros to the right of a decimal point के right side में and to the right of a non-zero digit are significant। decimal point के right side में और non-zero digit के right side में जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, नंबर हमारा है 0.560, डेसिमल के बाद दो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं 5 एंड 6, उसके बाद एक जीरो है। ठीक है? तो इसकी गिनती होगी सिग्निफिकेंट डिजिट में। सेकंड में देखिए 0.3190, डेसिमल के बाद तीन आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, लास्ट में एक जीरो है, तो इस जीरो की गिनती होगी सिग्निफिकेंट डिजिट में। अब 0.26650, इसमें डेसिमल के बाद चार नॉन जीरो डिजिट्स हैं, लास्ट में जीरो है, तो इस जीरो की गिनती होगी किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है? तो 0.560, 0.3190, 0.26650 में रिस्पेक्टिवली 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट, यदि किसी मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट नहीं है, देन the number of final zeros are ambiguous and are not counted in significant figures। मेजरमेंट जो आया है उसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सबसे राइट साइड में जितने भी नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोज हैं उनकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती है। जैसे मेजरमेंट है 16,000 मीटर, इसमें 16 आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं और इसके लास्ट में तीन जीरो हैं, तो इन तीन जीरो की गिनती सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगी। तो इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ओनली 2। ओके, इस स्थिति में नियम क्या है? 16,000 मीटर को लिखते हैं हम 1.62 10⁴ मीटर। So the number of significant figures is simply 2। If this measurement is written as 1.60 into 10⁴ meter, तब
इसके पहले वाले नियम के अनुसार 1.60 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे जीरो है, तो इसकी काउंटिंग होगी, इस जीरो काउंटिंग होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। इस तरह से अगर लिखते हैं हम 1.60 इंटू 10⁴ मीटर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 3। ओके, और यदि लिखते हैं हम मेजरमेंट को 1.600 इंटू 10⁴ मीटर, तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 4, 1, 6, and this is 0 also significant. This 0 is also significant. ठीक है, next. The number of zeros in the powers of 10 are not counted as significant figure. किसी मेजरमेंट को हम लिखे हैं 10 के पावर के रूप में, तो 10 के पावर में जो जितने भी जीरो होंगे उनकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती है। जैसे मेजरमेंट हमारा अगर है 1.62 इंटू 10⁶ किलोमीटर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3। दिस इज हियर 1, 2 एंड 3। ये 6 जो यहाँ पर है, या 10⁶ है, इसमें कितने जीरो होंगे? 6 जीरो। इसकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती है। ओके, अब आइए देखते हैं व्हाट आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। कोई नंबर दिया है, उसको राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट नंबर कितना होगा, उसके कुछ नियम हैं। क्या नियम है? तो देखिए, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द वन राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, जिस डिजिट को हमको राउंड ऑफ करना है उसके आगे का डिजिट अगर 5 से ज्यादा है, देन द डिजिट टू बी राउंडेड इज इंक्रीज बाय 1, एंड इफ इट इज लेस देन 5 इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके आगे का डिजिट, उसके राइट साइड का डिजिट अगर 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करने वाले डिजिट को हम 1 से बढ़ा देते हैं, और यदि वो 5 से कम है तो उस नंबर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड रूल इज, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द वन राउंडेड ऑफ इज 5, यदि राउंड ऑफ करने वाला डिजिट जो है उसके राइट साइड का डिजिट 5 है, तो डिजिट को हम राउंड ऑफ करते हैं 1 बढ़ा के, यदि वो संख्या हमारी ऑड है, एंड इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है 1.675, हमको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये नंबर हमारा 5 है, ठीक है, इसके पहले ऑड है, ऑड नंबर है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1.68, क्योंकि इसके पहले 5 के पहले का नंबर जो है वो हमारा ऑड है। और यदि ये इवन होता, 1.665 होता, तो इसको हम कितना लिखते? राउंड ऑफ करके 1.66 ओनली। ठीक है, नाउ द लास्ट रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, द insignificant digits are dropped from the result if they appear after the decimal point. डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी इनसिग्निफिकेंट डिजिट हैं उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, and they are replaced by 0 if they appear before the decimal point. डेसिमल पॉइंट के पहले अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हम 0 से रिप्लेस करते हैं, और यदि वो डेसिमल पॉइंट के बाद हैं उनको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो दीज आर द 3 रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब आइए हम एग्जाम्पल देखें। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स: 4692.5, 437.5 एंड 23.65। देखिए, पहला हमारा नंबर है 4692.5, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 4692.5, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो देखिए ये जो है 2,
ये 5 से कम है और ये पॉइंट जो है सो डिसिमल के पहले का डिजिट है ये। इसको कितना लिखेंगे हम? 469 तो लिखेंगे ही और 2 को रिप्लेस कर देंगे 0 से। सो दिस इज 4690 एज पर रूल। दूसरा हमारा है 437.5। ठीक है, 437.5 जो है 437.5 हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए डिसिमल के बाद 5 है, ठीक है, और इसके पहले जो है ये ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे हम इसको? ये आपका 5 हो गया, तो इसको कितने करेंगे हम? इसके पहले का डिजिट जो है वो 7 है, दिस इज ऑड, सो दिस विल बिकम 438 एज पर रूल। थर्ड जो है वो है आपका 23.65। देखिए 23.65 इसको करना है एक्सप्रेस हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। ये कितना होगा? यहाँ तक करना है। ये जो है 5 है और 5 के पहले का डिजिट जो है वो इवन है। तो क्या करेंगे? सिंपली हम 5 को ड्रॉप कर देंगे। सो दिस विल गिव यू 23.6। दिस इज द आंसर। ओके, next we come to the rules for deciding the significant figures in calculation. पहला नियम क्या है? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो दो नंबर दिए गए हैं उसमें ये देखना है पहले कि किस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कम है। ओके, जिस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कम होगी उसको देखना है और आंसर में हमारे उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे जो दिए हुए नंबर में सबसे कम है। ठीक है, यदि एक नंबर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और दूसरे में 5, तो सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या जो मिनिमम है दोनों दोनों में वो 4 है। इसलिए हमारे आंसर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो सिर्फ 4 होंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दो नंबर्स के पहले हम नंबर्स को लिखते हैं अरेंज में, so that the decimal points lie in one line. Okay, the first column from the left containing the doubtful digit is then located. जो पहला doubtful digit है उसको हम locate करते हैं and all the digits to the right of this column are dropped after proper rounding off is done to this column. जो पहला doubtful digit है उसको locate करेंगे और उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं सबको हम ड्रॉप कर देते हैं आफ्टर proper rounding off, and the numbers are then added, subtracted to get the answer. आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। Evaluate 4.52 into 3.694 upon 1.2। देखिए 4.52 में there are 3 significant digits. In the number 3.694 we have 4 significant digits, and in 1.2 we have 2 significant digits. तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं एंड दिस इज अकरिंग हियर। हमारा जो आंसर होगा वो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक होगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। पहले आप सॉल्व करने से कितना आंसर आ रहा है हमारा? 13.914067। इसको राउंड ऑफ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिजिमल के बाद 9 है, दिस इज मोर देन 5, तो क्या करेंगे? पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज करते हैं। तो ये 13 था, कितना हो जाएगा ये? 14। सो आंसर विल बी 14 up to 2 significant digits. So next example देखिए, evaluate 15.294 plus 3.26 plus 1.9। इन सब नंबर्स को
हमने अरेंज में लिखा है सो दैट द डेसिमल पॉइंट्स लाई इन सेम लाइन, सेम वर्टिकल लाइन। तो देखिए फर्स्ट कॉलम जहां डाउटफुल डिजिट है वो है हमारा ये, ठीक है। इस नंबर में दिस इज द डाउटफुल डिजिट। इसके आगे के जो भी नंबर्स हैं, यहाँ 9 4 है, यहाँ 6 है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं आफ्टर प्रॉपर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो है 15.294, इसको हम लेना है हमको डिसिमल के एक पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा 15.3। ये 9 है, दिस इज मोर देन 5, सो इसके पहले वाला डिजिट जो है सो एक से बढ़ेगा, तो दिस इज 2, सो दिस बिकम्स नाउ 3, so the first number becomes 15.3। दूसरा है 3.26, ओके। तो ये देखिए हमको कन्फाइन करना है रिजल्ट को यहीं तक, डिसिमल के एक पॉइंट तक। दिस इज 6 ईयर, सो 6 इज मोर देन 5, सो इसके पहले वाला कॉलम जो है उसका वैल्यू एक से बढ़ जाएगा, सो दिस इज 3.2, so this becomes 3.3 now, so this is 3.3 and this remains 1.9, so the answer is 20.5, okay. We now come to scientific method of reporting a measurement. In physics, we come across various quantities which vary over a wide range. ये तो मालूम है आपको? On one hand, we have small measurements like the mass of an electron, the radius of an atomic nucleus, the time taken by an electron to complete a circle around a proton in a hydrogen atom. While on the other hand, we have large measurements like the mass of our galaxy, the distance of the sun from the earth, and the age of our universe. The scientific method of reporting a measurement is a convenient way to express a measurement in a compact form. In this method, each number is expressed as a into 10 to the power b, where a is a number that lies between 1 and 10, and b is an integer, positive or negative. Example देखिए, the height of a man measured by a meter scale is 167 centimeter. Express this height in scientific notation up to 3 significant digits और दूसरा 2 significant digits. तो देखिए up to 3 significant digits, the measurement is 1.67 into 10 to the power 2 centimeter और 1.67 मीटर। 2 significant digit तक कितना होगा देखिए, ये है 167 सेंटीमीटर, हमको लेना है दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट, तो लास्ट डिजिट हमारा है 7, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। ये 7 है एंड दिस इज मोर देन 5, तो इसके पहले वाला जो नंबर है इसको हम एक से इंक्रीज करेंगे, सो दिस बिकम्स 17 और इसको हम जीरो कर देते हैं, दिस इज 170 सेंटीमीटर और दिस इज 1.7 मीटर। कैसे लिखेंगे इसको हम साइंटिफिक तरीके से, 1.7 into 10 to the power 2 centimeter, or this is 1.7 meter. Now we come to accuracy, precision and errors in measurement. वो भी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। होना ये चाहिए कि मेजरमेंट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो, ये लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स में कोई एरर हो सकता है, जो मेजर्ड वैल्यू वो दे रहा है हो सकता है वो ट्रू वैल्यू से या उसके एक्चुअल वैल्यू से डिफर करे। तो डिफरेंस जो होता है ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में किसी फिजिकल क्वांटिटी के, उसे हम बोलते हैं एरर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू उसका 4.95 है और मेजर कर रहे हैं वो आ रहा है 4.9, तो जो डिफरेंस हो गया इसे हम बोलते हैं एरर, ठीक है। एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ही क्वांटिटी को कई बार मेजर करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम सक्सेसिवली कई बार मेजर करते हैं
तो सक्सेसिव मेजरमेंट कितने एक दूसरे के क्लोज हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, मेजरमेंट को बोलते हैं प्रिसाइज यदि डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं आपस में एग्री करते हैं। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट कितना प्रिसाइज होगा या कितने प्रिसीजन से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट जो है अपने आप में अपना मतलब बता रहा है। लीस्ट मतलब कम से कम, काउंट में गिनना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम एक्यूरेटली कितने छोटे से छोटे क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका रिस्ट वॉच है, उसमें 2 सेकंड की सुई है, तो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकंड, क्योंकि आप उस घड़ी से एक्यूरेटली 1 सेकंड मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 सेकंड से कम है, तब मेजर एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके घड़ी में अगर मिनट की सुई है और आवर की सुई है, मिनट की सुई है तो लीस्ट काउंट कितना होगा उसका? 1 मिनट। ठीक है, तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा, हमारा मेजरमेंट उतना ही प्रिसीजन के साथ हो सकता है। एंड नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेसी क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है और हम मेजर जो कर रहे हैं ये क्या है, इन दोनों के डिफरेंस का मेजर जो है उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। जितना कम होगा डिफरेंस दोनों के बीच में, हमारा एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट may depend on the least count of the measuring instrument and several other factors. कोई मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। ओके, मान लीजिए कि किसी पेंसिल की एक्चुअल लंबाई जो है वो है 7.345 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ए है जो इसको मेजर करता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, और रिकॉर्ड करता है कि इस पेंसिल की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है। दूसरा स्टूडेंट बी उसी पेंसिल को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता है जिसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, और ये बताता है कि उसकी लंबाई जो है सो 7.14 सेंटीमीटर है। ए के द्वारा लिया गया मेजरमेंट जो है सो एक्चुअल रीडिंग से कितना डिफर कर रहा है? ये देखिए 7.345 सेंटीमीटर था एक्चुअल, और ए के द्वारा लिया गया रीडिंग है 7.2 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस आपका आ रहा है 0.145। ठीक है, बी के द्वारा लिया गया रीडिंग है कितना? बी के द्वारा लिया गया रीडिंग है, ये एक्चुअल रीडिंग है आपकी 345 सेंटीमीटर, अब बी बता रहा है रीडिंग है 7.14 सेंटीमीटर। कितना डिफरेंस है इसका एक्चुअल से? 0.205 सेंटीमीटर। देखिए ए के द्वारा लिया गया रीडिंग जो है, जो एक्चुअल रीडिंग से डिफर कर रहा है 0.145 सेंटीमीटर, जबकि बी के द्वारा लिया गया रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से डिफर कर रहा है 0.205 सेंटीमीटर से। इसलिए ए के द्वारा लिया गया रीडिंग जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, और बी के द्वारा लिया गया रीडिंग लेस एक्यूरेट है। ठीक है, मोर ओवर द रीडिंग टेकन बाय ए इज लेस प्रिसाइज। लेस प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है या रेजोल्यूशन है वो 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि बी के द्वारा लिया गया मेजरमेंट जो है सो ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ every measured value has some error due to one cause or the other. जितने भी मेजरमेंट आप करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का एरर हुआ करता है। दिस ऐसे एरर्स को हम ब्रॉडली 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, एक है सिस्टमेटिक एरर और एक है रैंडम एरर। नाउ सिस्टमेटिक एरर, the errors which creep into the measurement in a regular way are known as systematic error.
ऐसे एरर जो मेजरमेंट में किसी रेगुलर तरीके से एंटर करते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। जैसे द जीरो एरर ऑफ ए मीटर स्केल। आप जानते हैं मीटर स्केल में 0 पॉइंट जो रहता है, वहाँ कुछ घिस जाता है, वो तो साफ-साफ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दैट इज़ द जीरो एरर ऑफ अ मीटर स्केल। द एरर ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, द एरर ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस and the error of magnetic center and deflection magnetometer are some of the examples of systematic error। ठीक है? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो जान जाइए, ये सारे एरर जो हैं सो सिस्टमेटिक एरर के कैटेगरी में आते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर के क्या-क्या सोर्सेस हैं? फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर arising in a measurement due to the faulty instruments are known as instrumental error। नाम ही से क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होगा, उस कारण जो इंट्रोड्यूस हुआ है एरर, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे द पॉइंटर ऑफ ए weighing machine not being exactly set at zero, the zero error of slide calipers, the zero error of a screw gauge are some of the examples of instrumental error which introduced errors in the measurement। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर हुआ, वो हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड है पर्सनल एरर। ऐसे एरर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले के केयरलेसनेस के कारण इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरर। जैसे कोई लड़का एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ही इज नोटिंग डाउन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन को हम कैसे काउंट करते हैं? जब पेंडुलम का बॉब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, उस समय स्टॉप वॉच चालू करते हैं। ठीक है? और उसी दिशा में जब दोबारा क्रॉस करता है, तो हमारा एक ऑसिलेशन पूरा होता है। ठीक है? हम इस प्रकार 15 या 20 ऑसिलेशन की गिनती करते हैं, और जब 15 या 20 ऑसिलेशन हो गया, हम स्टॉप वॉच को बंद करते हैं। लेकिन यदि हमने अपना स्टॉप वॉच बॉब के मीन पोजीशन को क्रॉस करने के थोड़ा पहले बंद कर दिया गलती से, या मीन पोजीशन को क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद बंद किया, तो हमारे द्वारा एक्सपेरिमेंट में एरर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है? इसी कारण हमारा जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन निकलेगा, वो एक्चुअल टाइम पीरियड से कम होगा या ज़्यादा होगा। ऐसे एरर को हम बोलते हैं पर्सनल एरर। ओके? थर्ड है नेचुरल एरर। द एरर्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी सिस्टमैटिक चेंजेस इन द एक्सटर्नल कंडीशंस such as temperature, pressure, humidity, wind velocity during an experiment are known as natural errors। तो नेचुरल एरर ऐसे एरर्स हैं जो नेचुरली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस अराउंड द एक्सपेरिमेंटर। ठीक है? जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, विंड की वेलोसिटी है। इन सब कारणों से उनमें परिवर्तन होने के कारण जो एरर इंट्रोड्यूस हुआ, उसे बोलते हैं नेचुरल एरर। जैसे हम जानते हैं कि ओम्स लॉ जो है, दैट इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। यदि किसी कारण से कंडक्टर का टेम्परेचर बदल गया, तो ओम्स लॉ कैन नॉट बी वेरीफाइड। ऐसे एरर जो इंट्रोड्यूस हो गए एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर के बदलने से, इसे हम बोलते हैं नेचुरल एरर। ओके, द सिस्टमेटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड or minimized by locating its root and taking appropriate remedial steps। ऐसे एरर को हम सावधानी से एक्सपेरिमेंट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, रैंडम एरर जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में किसी अननोन कॉज के कारण इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। ऐसे एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
एंड देन टेकिंग देयर एवरेज वैल्यू। स्कूलों में आपने देखा होगा कि हम कोई लेंथ मेजर करते हैं, उसी की रीडिंग को हम कई बार लेते हैं, तब एवरेज निकालते हैं। ये सिर्फ रैंडम एरर को कम करने का एक तरीका है। द ट्रूथ ऑफ दिस एवरेज वैल्यू इज स्टिल अनसर्टेन बाय अ सर्टेन अमाउंट। इतना अनसर्टेन है कि हम निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं फॉर्मूला उसका। x1, x2, x3 up to xn be the results of an experiment performed n times. Then the standard deviation of the result is defined as sigma, a square root of 1 upon n, summation over I varies from 1 to n, xi minus x bar का whole square, where x bar is the arithmetic mean of n observation. यह फॉर्मूला है, और इसको जान के रखिए आप, डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। So the best value of x is derived from the experiment is x bar, and the uncertainty in it is of the order of plus minus sigma. The true value of the result therefore lies within x bar plus minus sigma. तो जो मीन वैल्यू है उसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो रेंज आएगा, उसी रेंज के अंदर आपका रिजल्ट होगा। ओके, it can be shown that the chance that the true value lies within x bar plus minus 1.96 sigma is 95%, and that it lies within x bar plus minus 3 sigma is 99%. ओके, प्लीज हम लोग याद रखिए आप। बस ये फाइनली देखिए, व्हाट आर एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। Let the measured value of a physical quantity recorded in a large number of measurements be x1, x2, x3 up to xn। तो इसका अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। कैसे डिफाइन करेंगे? x बार इज x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n, where n is the number of observations। ट्रू वैल्यू जो क्वांटिटी का है वो अननोन है, इसलिए x बार जो है उसको हम लेते हैं बेस्ट ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, हम मेजरमेंट से ही निकाल रहे हैं x का मान, जो क्या वैल्यू होगा मेजरमेंट से ही निकाल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो कुछ और हो सकता है, उससे हमारा मेजर्ड वैल्यू है x बार वो डिफर कर सकता है। ठीक है, तो जो हमने मेजर किया है x बार, इसी को मानते हैं बेस्ट वैल्यू। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू is known as the absolute error and is denoted by delta x। ठीक है, so the absolute error in the ith measurement is delta xi is xi minus x bar। ठीक है, तो मेजर वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सो डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। सो द एब्सोल्यूट एरर इन द ith measurement is delta xi is xi minus x bar। Clear? The arithmetic mean of the magnitudes of the different absolute errors in measurement is known as the final absolute error and is denoted by delta x bar। How do you define delta x bar? Delta x bar, यहाँ आप क्या कीजिएगा, जितने एब्सोल्यूट एरर हैं सबके मॉड को जोड़िए। मॉड मतलब टेक दिस साइन एज पॉजिटिव, उसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो दिस गिव्स यू दी फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ओके, रिलेटिव एरर क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज the ratio of final absolute error to the true value of the quantity। So relative error कितना होता है? Delta x bar upon x bar। This is the relative error। और यदि relative error को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, so this gives you percentage error। So percentage error is delta x bar upon x bar into 100%। Okay, combination of errors।
मान लीजिए हम मेजर कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ अ बॉडी। तो डेंसिटी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास के मेजरमेंट में जो भी एरर है और वॉल्यूम के मेजरमेंट में जो भी एरर है, ये दोनों एरर रिफ्लेक्ट होंगे डेंसिटी के मेजरमेंट के रिजल्ट में। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। आइए अब देखें कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस है when the result involves the sum or difference of two quantities. So absolute error in a sum or difference of two observable is equal to the sum of the absolute errors in the observed quantities. मान लीजिए दो क्वांटिटी हैं A और B, and the final results that involves A and B is given by C equal to A plus B or A minus B. मान लीजिए कि dA is the absolute error in the measurement of A and dB is the absolute error in the measurement of B. Then the absolute error in the measurement of C is given by dC equal to dA plus dB. Whether C is A plus B or C is A minus B, the absolute error in the result C is given by dC equal to simply dA plus dB and not dA minus dB. Clear? और आइए एग्जाम्पल देखें। The masses of two bodies are 5 plus minus 0.1 kilogram and 11 plus minus 0.3 kilogram. Find the total mass of the two bodies. तो देखिए M1 है हमारा 5 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम और M2 है 11 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम। तो टोटल मास कितना होगा? दोनों के सम के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू M1 plus M2. This is the value of M1, this is the value of M2. Add them together. So the result is 16 plus minus 0.4 किलोग्राम। देखिए यहाँ हम रिजल्ट लिख रहे हैं the mass of the combined bodies is 16 plus minus 0.4 किलोग्राम और ये नहीं लिख रहे हैं कि 16 प्लस 0.4 किलोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रिजल्टेंट मास का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर और व्हाट इज द रिलेटिव एरर। ठीक है, इसलिए आंसर जो हमारा होगा वो होगा 16 प्लस माइनस 0.4 किलोग्राम। मतलब कंबाइंड जो बॉडी है उसका मास 16.04 किलोग्राम हो सकता है या 15.6 किलोग्राम हो सकता है। इन दोनों के बीच में वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आइए सेकंड केस देखिए। when the result involves the product or quotient of two quantities. तो देखिए दो क्वांटिटी है ए और बी, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट सी है उसे हम देते हैं सी इक्वल टू ए इंटू बी और सी इक्वल टू ए अपॉन बी। तो रिलेटिव एरर प्रोडक्ट में हम दे रहे हैं इस फॉर्मूले से। यदि ए के मेजरमेंट में एरर हमारा डी ए है, बी के मेजरमेंट में एरर हमारा डी बी है और सी के मेजरमेंट में हमारा एरर डी सी है, तो रिलेटिव एरर in final product C is given up by dC upon C is equal to dA upon A plus dB upon B. Whether C is equal to AB or C is equal to A upon B. दोनों ही केस में हमारा जो रिलेटिव एरर होगा C में वो दिया जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, dC अपॉन C इज इक्वल टू dA अपॉन A प्लस dB अपॉन B। एग्जाम्पल देखिए। The length and breadth of a rectangle are 8 plus minus 0.4 meter and 5 plus minus 0.6 meter.
find the percentage relative error in the calculation of its area. देखिए लेंथ दिया हुआ है L equal to 8 plus minus 0.4 meter. Breadth B is 5 plus minus 0.6 meter. Percentage error in the measurement of length कितना होगा? लेंथ की मेजरमेंट में एरर कितना है? 0.4 का. सो परसेंटेज एरर कितना हो गया लेंथ की मेजरमेंट में? 0.4 upon 8 into 100. So this is 5%. And the percentage error in measurement of breadth is 0.6 upon 5 into 100. So this is 12%. So the percentage error in measurement of area is 5% plus 12%, and this is equal to 17%. Third case है when the result involves some power of a physical quantity. मान लीजिए quantity है x and this is given by a to the power n. Then the relative error in x is given by delta x upon x equal to n times delta a upon a, where delta a is the error in the measurement of a and delta x is the error in the measurement of x. So the relative error in x is given by delta x upon x is n times delta a upon a. Okay, so this is all about the significant figures, how to report a scientific measurement, what are the different types of errors, and how they are combined in the result. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.